कि पॉलिनेशन क्या होता है और ये क्यों कराना है। पोलन कहाँ से आया, मतलब खुद के फ्लावर का पोलन है तो हम कहेंगे ऑटोगैमी हुई। खुद के पेड़ का पोलन है पर दो अलग अलग फूलों का है तो हम कहेंगे गिटनोगैमी हुई। किसी दूसरे प्लांट का जो मेरी ही स्पीशीज का है उसका पोलन आया तो मैं कहूंगी जीनोगैमी हुई। तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेसेस, एक संगैमी, दूसरा क्या था, दूसरा था ट्रिपल फ्यूजन। दोनों साथ में हो रहे हैं, इसीलिए क्या कह रहे हो, डबल फर्टिलाइजेशन। Hello everyone, this is your botany faculty Dr. Garima Singh Khan and today we'll be discussing sexual reproduction in flowering plants का तीसरा लेक्चर। तो बच्चे हम फाइनली इसके तीसरे लेक्चर तक आ चुके हैं। अभी तक जो चीजें हम समझ चुके हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आज हम समझेंगे वो ये समझेंगे कि किस तरीके से मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो पाएगा और कैसे इनके फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और उसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, जैसे कि मुझे फाइनली सीड मिलेगी, मुझे फाइनली फ्रूट मिलेगा। तो आज हम करेंगे अपनी सारी चर्चा इन बातों पर। तो बिना अपना समय गवाए फटाफट बेटा स्टार्ट करते हैं। अब देखो, स्टार्ट करते साथ ही ना सबसे पहले मेरे दिमाग में एक टॉपिक के बारे में सोचने की क्षमता बढ़ानी है मुझे, और उस टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन। कि पॉलिनेशन क्या होता है और ये क्यों कराना है। पॉलिनेशन बच्चे वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में आप क्या कराते हो, जिस प्रोसेस में आप ट्रांसफर कराते हो पोलन ग्रेन्स को, कहां से, एंथर से कहां तक, स्टिग्मा तक। तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूं ये बात कि मुझे इसको स्टिग्मा यानी लैंडिंग प्लेटफॉर्म तक भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा, जब भी ये क्यों आएगा तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, आना चाहिए कि मेल गैमेट यहाँ पर नॉन मोटाइल बने थे। तो बाकी प्लांट किंगडम के मेंबर्स की तरह नहीं है ये वाला डिवीजन। एंजियोस्पर्म्स में मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल, क्योंकि नॉन मोटाइल है तो इसीलिए मुझे पोलन ग्रेन यानी गेमेटोफाइट को ही ट्रांसफर करना पड़ेगा सो दैट उसके अंदर का मेल गैमेट फीमेल पार्ट तक पहुंच सके। ये काम मुझे कराना है। अब इसको कराने के अलग अलग तरीके हैं कि पोलन कहां से आया। पोलन कहां से आया, मतलब खुद के फ्लावर का पोलन है तो हम कहेंगे ऑटोगैमी हुई। खुद के पेड़ का पोलन है पर दो अलग अलग फूलों का है तो हम कहेंगे गिटनोगैमी हुई। किसी दूसरे प्लांट का जो मेरी ही स्पीशीज का है उसका पोलन आया तो मैं कहूंगी जीनोगैमी हुई, है ना। पोलिनेशन के ऊपर या पॉलिनेशन के ऊपर अपन सेपरेटली कभी वीडियो बनाकर उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे या फिर अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे, जो अपनी लाइव क्लासेस लगेंगी ऐप के ऊपर। अभी मैं तुम्हें क्रिस्प में समझाती हूँ कि एक बार पॉलिनेशन हो जाए तो उसके आगे क्या होगा। पॉलिनेशन एक बार हो गया ना तो इसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट चीज होगी उसे हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन यानी कि पोलन ग्रेन आपका स्टिग्मा पर लैंड कर चुका है। अब जरूरी तो नहीं है कि एक ही बार में सही जगह लैंडिंग हुई हो सकता है ये लैंडिंग गलत है, हो सकता है जो पोलन आ गया है वो गलत है और मेरे स्टिग्मा को यानी मेरे पिस्टल को ये पोलन पसंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं पसंद आ रहा, उसने कुछ केमिकल्स रिलीज करके, कुछ केमिकल डायलॉग करके आपस में बातचीत करी थी और उस केमिकल डायलॉग में ऐसा मालूम पड़ता है कि ये पोलन कंपैटिबल नहीं, सही नहीं है, मेरे स्पीशीज का नहीं है। इसके अंदर जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो मुझे नहीं पसंद। अपने एग के साथ स्पर्म को फ्यूज नहीं कराना चाहती मैं, एग सेल को फ्यूज नहीं कराना चाहती मैं उस मेल गैमेट के साथ। तो ना ये पोलन ट्यूब को फर्दर ग्रो करने की परमिशन फिर नहीं मिलती। इसका मतलब है कि अगर आपका पोलन कंपैटिबल होगा, राइट स्पीशीज का होगा, तो ही बेटा उसकी पोलन ट्यूब को परमिशन मिलेगी टू एंटर द ओव्यूल। ठीक है, तो ही उसकी पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंट्री ले पाएगी, ओव्यूल में एंट्री ले पाएगी। तो अगर वो रॉन्ग है, अनकंपैटिबल है, तो फिर ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो हमें करना क्या होता है, हमें देखना होता है कि पिस्टल पोलन से इंटरैक्ट करता है। जैसे ही पोलन की लैंडिंग हुई वहां से लेकर इनका जो इंटरैक्शन होता है, फिर कुछ वाटर यानी हाइड्रेशन होता है, फिर कुछ आयंस के रिस्पॉन्स में ग्रोथ होती है, कीमोट्रोपिक ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की। और ये सारी चीजें जब हो रही होती हैं तब तक, जब तक आपका पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंट्री ना ले ले, मेल गैमेट को वहां ड्रॉप ना कर दे, तब तक के सारे इवेंट्स को हम पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन पहले दुनिया इतना समझती नहीं थी पर अब अवेयर हो गई है, अब इस पे बहुत रिसर्च चल रही है। क्योंकि अगर मैं इस चीज को क्रैक कर पाऊं ना कि कैसे हो रहा है तो मेरे लिए आर्टिफिशियल ब्रीडिंग या प्लांट ब्रीडिंग बहुत इजी हो जाएगा। मैं अपनी पसंद का पोलन अपने पसंद के फ्लावर पे इजीली डस्ट करके अपना डिजायर्ड प्लांट ऑब्टेन कराने की कैपेबिलिटी ले लूंगी। तो वही करने के चक्कर में मुझे क्या करना है, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कराने पर ध्यान देना है। तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसमें पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, कैसे होती है तो तुम बताना, कीमोट्रोपिज्म से होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आयन का रोल है इसमें, वो है बोरॉन। ठीक है, ये बात भी तुम याद रख लेना। और लगे हाथ क्या याद रखना कि जितने भी इवेंट्स राइट फ्रॉम पोलन लैंडिंग टू
एंट्री इनटू द ओव्यूल, सारे के सारे इवेंट्स किसमें काउंट होते हैं? पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में। एंट्री कराने के बाद भेजोगे कहाँ? मेल गैमेट को भेज दोगे बेटा किसी एक सिनर्जिड के पास। कौन बता रहा है कहाँ आना है? फिलीफॉर्म अपैरेटस बता रहा है। ये बात हमने तुम्हें लास्ट क्लास में ही बताई थी। एक बार मेल गैमेट यहाँ पहुंच जाए, इसके बाद मेल गैमेट को रास्ता दिखाया जाएगा। एक मेल गैमेट यहाँ से पहुंचेगा फीमेल गैमेट के पास, जब जाके मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, यानी कि होगा फर्टिलाइजेशन। और दूसरा मेल गैमेट यहां से पहुंच जाएगा सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई के पास, यानी कि दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे, जिसके कारण बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो बना के देगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, है ना। तो ये वाली जो इवेंट्स होंगे, क्योंकि तुम दो मेल गैमेट्स को दो अलग अलग चीजों से फ्यूज होता देखोगे, तुम इस प्रोसेस को कह देना डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहोगे इस प्रोसेस को बच्चे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो कोई मुझसे पूछता है डबल फर्टिलाइजेशन में क्या आता है, तो मैं उन्हें दो चीजें बताऊंगी। मैं उन्हें कहूंगी डबल फर्टिलाइजेशन में आता है सिनगैमी, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और इनके फ्यूजन से क्या बनता है? इनके फ्यूजन से बनेगा मेरे लिए बच्चे मेरा प्लांट का जाइगोट, यानी कि उसका जो डिप्लॉइड नंबर है, उसकी जो स्पोरोफाइट बॉडी का पहला सेल है वो आ जाएगा। और यही जाइगोट अब माइटोसिस कर करके पूरी स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाएगा, सब कुछ बना के देगा, है ना। तो ये वाली चीज जाइगोट बना के देगी मुझे। क्या बना के देगी? सिनगैमी का प्रोसेस, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन मैंने कराया, तो मेरे पास जो सेल आना चाहिए उसका क्या नाम रखा गया है? उसका नाम रखा गया है जाइगोट। उसका क्या नाम रखा गया है? जाइगोट। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज होगी यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, सॉरी, ट्रिपल फ्यूजन होता है मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन। तो जब आपका मेल गैमेट, आपके पास दो मेल गैमेट है ना, जब आपका दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा बच्चे पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो इनके फ्यूजन से जो सेल बनेगा उसको तुम बुलाओगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसके अंदर के न्यूक्लियस को बुलाओगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो तीन न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, तीन न्यूक्लियस, इसीलिए क्या बुला रहे हो? ट्रिपल फ्यूजन। जो सेल बन रहा है उसे क्या बुला रहे हो? पीईसी। किससे बन रहा है? एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से। मतलब मेरे लिए ये बात बड़ी एविडेंट है ना, कि देख ये है मेरा अगर एक्सेल, तो यहां पर कहीं बना होगा जाइगोट, तो ये सिनर्जिड विनर्जिड डीजनरेट हो जाएंगे ना, और जाइगोट बन जाएगा, यानी कि एक डिप्लॉइड सेल। और यहां पर बन जाएगा मेरे लिए एक 3n सेल, ये पूरा एक 3n सेल बनेगा मेरे लिए, जो कि है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। 3n क्यों कह रही हूं इसे? 3n इसीलिए कह रही हूं क्योंकि तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ था। तो ये होता है बेटा ट्रिप्लॉइड, है ना। ये जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट होता है डिप्लॉइड। अब तुम सोचोगे इनका क्या होगा? एंटीपोडल वगैरह का। तो इन सब को भी डीजेनरेट कर दिया जाएगा, इनकी भी कोई खासी आवश्यकता है नहीं। तो इनके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो दे दो, ग्रोइंग जाइगोट को दे दो, ठीक है। बाकी सारी चीजों को निपटा दो, डीजनरेट कर दो। तो इतना काम तो डबल फर्टिलाइजेशन में कराना ही पड़ता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेसेस, एक संगामी, दूसरा क्या था? दूसरा था ट्रिपल फ्यूजन। दोनों साथ में हो रहे हैं, इसीलिए क्या कह रहे हो? डबल फर्टिलाइजेशन। और कहीं होता है क्या? जिम्नो में होता है, या फिर तुम्हें ब्रायो एल्गी टेरिडो में होता हुआ दिखता है? तो आंसर इज नो। ये एक वाइटल प्रोसेस, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंजियोस्पर्म्स का, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है जिम्नोस्पर्म्स में कहीं तो हो गया होगा, बट उनको अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हाँ, ये इवेंट एंजियोस्पर्म्स में होता हुआ दिखेगा। तो एंजियोस्पर्म्स में ये इवेंट नजर आएगा। एक बार इतना काम हो जाए, है ना, कि क्या हो जाए? कि जाइगोट बन जाए, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाए, जिसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। एक दफा इतना काम हो जाए बच्चे, इसके बाद अब जो भी इवेंट्स होंगे ना, उन इवेंट्स को मैं काउंट करती हूं अंडर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली चीजें। अब फर्टिलाइजेशन के बाद करेंगे क्या? देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद इस जाइगोट को चेंज करेंगे और इसके अंदर माइटोसिस करवा करवा के हम बनवाना चाहेंगे हमारे लिए प्लांट का एम्ब्रियो। तो यानी कि प्लांट का एम्ब्रियो बनने की तैयारी होगी, प्लांट का एम्ब्रियो बनवाने की तैयारी होगी। तो प्लांट का एम्ब्रियो बनवाना है बच्चा, किस तरीके से बनवाना है? जाइगोट को माइटोसिस करवा करवा के, फिर ये एम्ब्रियो क्या करेगा? फ्यूचर प्लांट बनाएगा। तो एक काम मुझे ये करवाना है। दूसरा काम मुझे करवाना है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को डिवाइड करवा करवा के उसे चेंज करना है इनटू
एंडोस्पर्म, उसे चेंज करना है इनटू एंडोस्पर्म। और ये प्रोसेस भी ऑब्वियस सी बात है माइटोसिस कर करके ही होगा। अब इनमें से ना पहले क्या होगा इवेंट, ये याद रखना जरूरी है। पहले जो चीज होगी वो होगा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, यानी कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्रिसीड करेगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन को। अब कोई तुमसे पूछे ऐसा क्यों, तो तुम उसे बताना कि देखो ये जो एंडोस्पर्म बनाया है ना, ये एंडोस्पर्म होता है फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो ये ग्रोइंग एम्ब्रियो का खाना है। मुझे उस ग्रोइंग एम्ब्रियो को अगर भूखा नहीं मारना है, मैं चाहती हूँ भाई कि उसके पास कुछ नरिशमेंट वरिशमेंट हो, तो मुझे ये एंडोस्पर्म थोड़ा सा ही सही पहले बना के रखना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट में क्या करूं, एंडोस्पर्म थोड़ा सा बना लूं, फिर उसके बाद जाइगोट का माइटोसिस स्टार्ट करके उसको एम्ब्रियो में बदलना शुरू करूं। इससे मेरे जाइगोट को सफिशिएंट न्यूट्रिशन का अश्योरेंस मिलेगा और बच्चे वो भूखा नहीं मरेगा। क्या ये बात हमने समझी? ठीक है, और वो भूखा नहीं मरेगा। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, पहले एंडोस्पर्म बनवाना चालू कर देना है, फिर उसके बाद मुझे एम्ब्रियो बनवाना स्टार्ट करना है। तो पहले क्या काम होगा, पहले होगा ये स्टार्ट, फिर होगा ये वाला प्रोसेस स्टार्ट। क्यों? क्योंकि इसको नरिशमेंट चाहिए फ्रॉम एंडोस्पर्म, है ना, इसीलिए इस काम को अपन थोड़ा रुककर चालू करेंगे। और जैसे ही यहाँ अंदर जाइगोट बनेगा ना, एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होगा, तुम्हारे पास बाहर सिग्नल भेजे जाएंगे। हम सिग्नल भेजेंगे हमारे ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट को कि चलो भैया तुम अपने आप को सीट कोट में चेंज करना चालू करो। हम सिग्नल भेजेंगे बाहर ओवरी को, हम उसे कहेंगे ओवरी की वॉल को कि वो अपने आप को फ्रूट में कन्वर्ट करना स्टार्ट करे। यानी कि कुछ और भी चेंजेस होंगे, और ये चेंजेस किन किन पोर्शंस में होंगे, तो देख ये वाला जो सीड बनने वाला काम है ये करना है ओव्यूल को, तो ओव्यूल को अपने आप को चेंज करके सीड बनाना पड़ेगा। जो फ्रूट बनने का काम है वो करना है ओवरी को, तो ओवरी को अपने आप को चेंज करके फ्रूट बनाना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीजें जब आप कराओगे तब जाकर सारा इवेंट कंप्लीट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद का, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन बच्चे इन सब चेंजेस के बाद होगा। अब तुम सोच रहे होगे कि फ्लावर में बाकी पार्ट्स भी तो थे, उनका क्या हुआ मैम? तो देखो उनका भी कुछ हुआ। तो यहाँ पर अगर ये ओवरी है जो फ्रूट बनना चाहेगी, तो ये ऊपर की स्टिग्मा और स्टाइल ये अब किसी काम के नहीं, है ना। इनके बाहर के ये सेपल वेपल यूजुअली किसी काम के नहीं होते हैं, पेटल वेटल यूजुअली किसी काम के नहीं होते हैं, तो इनको झड़ा दिया जाता है। और किया क्या जाता है कि इस तरीके से थैलेमस पे डायरेक्टली ओवरी डेवलप करा ली जाती है, इसके अंदर ऐसे सीड बन जाती है, और ये है बेटा देखो तो हमारा मैंगो, ऐसे करके तुम्हारा मैंगो का फ्रूट फ्रूट बन जाएगा। तो इस तरीके से कुछ कार्यक्रम अपने को करना है। तो सेपल पेटल ये सब झड़ सकते हैं, है ना। स्टिग्मा तुम्हारे स्टाइल किसी काम के नहीं है। काम का क्या है, काम का है ओवरी, काम का क्या है, काम का है ओव्यूल, यानी कि फ्रूट और उसके अंदर का सीड। दिस इज ऑल व्हाट यू रिक्वायर, बाकी चीजों की मुझे खासी जरूरत है नहीं। अब देख आगे चलें अगर, तो देखते हैं कि एम्ब्रियो बनेगा कैसे, या इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा कैसे। तो तुम्हें क्या समझना है, तुम्हें ये समझना है कि काम तो होगा पर कब होगा, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद। एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद तो मैं पहले देख लेती हूँ बेटा कि मेरा एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होगा, है ना। तो मैं यहाँ पहले क्या लिख लूं, मैं पहले लिख लेती हूँ एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। अब देख ये जो एंडोस्पर्म डेवलप कराना है ना, ये बात मैं तुझे बताई दी है कि ये काम पहले करवाना है। किससे करवाना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और इसके बाहर का सेल, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। इनिशियली यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग कि मेजोरिटी केसेस में मुझे देखने को मिलता है कि जब डिवीजन स्टार्ट होता है ना, तो ये डिवीजन भी फ्री न्यूक्लियर होता है, और यहाँ पर भी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता रहता है, यानी न्यूक्लियस की कॉपीज बनती रहती हैं। तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा बच्चे न्यूक्लियस की कॉपीज बनने का प्रोसेस चालू होना। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई देगा कि ये अगर एक सिंगल ट्रिप्लॉइड सेल था, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस वाला ये एक सिंगल ट्रिप्लॉइड सेल था, तो इसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस की कॉपी हो जाएगी। तो इसके अंदर न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस भरा जाएंगे बच्चे। जब इसके अंदर इस तरह से ढेर सारे न्यूक्लियस की कॉपीज होगी और इसके अंदर न्यूक्लियस की आबादी बढ़ेगी ना, तो तुम्हें इसे बुलाना है अब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बुलाओगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और सिर्फ न्यूक्लियर ही नहीं, क्योंकि सारे न्यूक्लियस फ्री हैं, तो इसे हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी बुलाते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी बुलाते हैं। बाद में जाकर क्या होता है कि इसके अराउंड ये लोग सेल वॉल बिल्ड करा लेते हैं। तो बाद में जाकर क्या करेंगे, इसके अराउंड सेल वॉल बिल्ड कराएंगे। तो यहाँ इस तरह से सेल वॉल बिल्ड होने लगेगी, और तुम्हें बनता हुआ दिखने लगेगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो पहले क्या करो,
पहले बनवाओ फ्री न्यूक्लियर, बाद में क्या बनवाओ, बाद में बनवाओ सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और तुम्हें पता है ये चीज तुम बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हो। कहाँ कर सकते हैं मैम? तो देखो यार यहाँ कर सकते हैं। एक कच्चा नारियल ले लो नारियल वाले भैया से, कच्चा नारियल। कच्चे नारियल को जब वो खोलते हैं, खच 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 करके काटते हैं, तो तुम देखते हो देखो अंदर एक कटोरा मिलता है ना। इसके बीच में कुछ क्रीमी क्रीमी सा पोर्शन दिखता है, ऐसे ऐसे धागे धागे जैसा फाइब्रस पोर्शन दिखता है। इसके भी अंदर तुम्हें यहाँ पर पानी पीने को मिलता है, कोकोनट वाटर। ये जो कोकोनट वाटर तुम पी रहे हो ना, ये कोकोनट वाटर होता है तुम्हारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यानी कि ये तुम्हारे पीने के लिए तो नहीं बना था, ये तो बना था जाइगोट के नरिशमेंट के लिए। पर हम तो चट करके पी गए, मजा आई थी तो पी लिया, है ना। पर ये आइडियली हमारे लिए नहीं, उसने अपने जाइगोट के लिए बनाया था। तो ये है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब इसी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को थोड़ा समय यहाँ बिताने दो, नारियल पकने लगता है तो तुम देखते हो यहाँ मलाई जमने लगती है, पानी कम मलाई ज्यादा। तो जब ऐसे मलाई जमने लगे तो इसे हम कहते हैं व्हाइट कर्नेल वाला पोर्शन, व्हाइट कर्नेल। और ये जो व्हाइट कर्नेल वाला पोर्शन है बच्चे, ये कहलाता है उसका सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो तुम जानते हो जब नारियल पूरा सूख जाता है, ब्राउन हो जाता है खोपरा, तो उसके अंदर तो व्हाइट व्हाइट मोटा मोटा नारियल रहता है ना। तो व्हाइट मोटा नारियल क्या है? वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। और जो पानी था वो क्या था? वो पानी था तुम्हारे कच्चे नारियल में मिलने वाला पानी, टेंडर कोकोनट का वाटर। और वो क्या था? वो था उसका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस तरीके से बच्चे एंडोस्पर्म अपन फॉर्म करवाते हैं। इसके साथ साथ क्या होगा, जब एंडोस्पर्म बन रहा होगा आपके अंदर यहाँ पर जाइगोट भी होगा। मतलब इसके पास ना एक जाइगोट होता है। जाइगोट का क्या काम है? जाइगोट का काम है खाना पीना खाओ ऐश करो। तो यहाँ एक जाइगोट रहता है। ये जाइगोट सोचता है कि चलो मुझे खाना पीना मिले तो मैं एम्ब्रियो बनूं। तो इस जाइगोट को एम्ब्रियो में चेंज होना है। अब तुम समझ लो कि अगर तुम्हारा जाइगोट इतना भूखा है बेटा, इतना भूखा कि एंडोस्पर्म बनते टाइम पूरा एंडोस्पर्म खा ले। फिर से सुनना मेरी बात, मैं कह रही हूं अगर तुम्हारा जाइगोट इतना भूखा है कि अपने आप को जब तक डेवलप करवाए, एम्ब्रियो बनवाए, तब तक पूरा एंडोस्पर्म चट कर ले, निपटा ले, यानी बाहर की सीड बने और अंदर एंडोस्पर्म खत्म हो चुका, तो ऐसी सीड कहलाएगी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या कहलाएगी ऐसी सीड? ऐसी सीड कहलाएगी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है? एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड। तो आपको पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खत्म होता हुआ दिखेगा, कंज्यूम्ड होता हुआ दिखेगा। किसके कारण से? ग्रोइंग एम्ब्रियो की वजह से। तो ग्रोइंग एम्ब्रियो अगर अपना पूरा खाना खा ले, आइडियली भी उसी का था ना, खा लेना चाहिए, तो बच्चे ने अगर पूरा खाना खा लिया तो सीट के अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। बट अगर ये बच्चा इतना भूखा नहीं है, मान ले नहीं खा पाया, नहीं खा पाया, अब नहीं खा पाया तो तुझे सीड में एंडोस्पर्म बचा हुआ दिखेगा। तो तू सीड को बुलाना एंडोस्पर्मिक, या फिर इसे बुला लेना एल्ब्यूमिनस, है ना। ये चीज अपन मॉर्फो में पढ़े भी हुए हैं। और एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड में क्या रहता है? एंडोस्पर्म बाकी रहता है। ठीक है, बाकी रहता है, यानी बचा हुआ रहता है। तो अगर आपके पास एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, एम्ब्रियो बनने के बाद भी आपको एंडोस्पर्म बचा दिख जाए, तो आप सीड को बुलाओगे एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस। बचा हुआ दिख जाए तो बुलाओगे नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, क्या बुलाओगे? बचा हुआ ना दिखे तो क्या बुलाओगे? नॉन एंडोस्पर्मिक यानी एक्स एल्ब्यूमिनस। तो नहीं बचा तो नॉन एंडोस्पर्मिक, बचा हुआ है तो एंडोस्पर्मिक। ठीक है, एल्ब्यूमिनस अगर बचा है, एक्स एल्ब्यूमिनस अगर नहीं बचा है तो। ठीक, ये वाली बात समझ गए बच्चे? इस तरीके से क्या होगा? एंडोस्पर्म बनेगा, और फिर बचा या नहीं बचा उसके हिसाब से सीड का क्लासिफिकेशन अपन करेंगे। कहाँ बचेगा, कहाँ नहीं बचेगा? तो देख, तूने मटर में कभी नहीं देखा एंडोस्पर्म, पर नारियल में देखा है ना, यहाँ तो दिखता है ना। इसके अंदर का एम्ब्रियो बनने के बाद ये पानी वानी खोपरा वोपरा रहता है, तो यहाँ बच जाता है। इसी तरीके से तूने भुट्टा देखा होगा, तो भुट्टे में यहाँ पर सेंटर में कुछ ऐसा व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन रहता है, और ये जो दिखता है ये पूरा उसका एंडोस्पर्म रहता है। तो एंडोस्पर्म कहाँ कहाँ दिखता है? तो मेजोरिटी मोनोकॉट्स में दिखता है, हम ये बात जानते हैं, तो हमें ये बात मालूम है। पर एक डाइकॉट में भी दिखता है जो है कैस्टर, ये हमको अलग से याद रखना है। ठीक है, तो कैस्टर एक डाइकॉट होने के बाद भी कैसी सीड दिखाएगा? नॉन एंडोस्पर्मिक कैटेगरी की। ये मैंने क्लास 11th मॉर्फो में भी पढ़ा था,
तो इसीलिए मुझे यहाँ पर कैस्टर को ध्यान से याद करना होता है, एक्सेप्शनल कैटेगरी के जैसा लगता है मुझे ये। और ऐसे ही मुझे यहाँ क्या याद करना पड़ता है, अरे बच्चे उल्टा लिख लिया अपन ने, यहाँ पे क्या दिखता है, अरे रे हाँ, ये इसको मुझे यहाँ लिखना है क्योंकि मैंने तुझे अभी उल्टा बताया ना। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी कि यहाँ पर डाइकॉट होने के बाद भी कैस्टर में एंडोस्पर्म दिखता है, तो कैस्टर कैसा हो गया, कैस्टर हो गया मेरे लिए एक डाइकॉट जो कि एंडोस्पर्मिक है। यूजुअली सारे डाइकॉट्स जैसे पी बीन ये कैसे होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। और इसी तरीके से देख मेरे पास ऑर्किड है, ऑर्किड, ये ऑर्किड मोनोकॉट होते हुए भी, मोनोकॉट होते हुए भी कैसा है, मोनोकॉट होते हुए भी ये है हमारा कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक यानी एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक, इस बात का बच्चे अपन खास तौर पे ध्यान रख लेंगे। अब देखो एक बार मैंने एंडोस्पर्म बना लिया, एंडोस्पर्म पे चर्चा कर ली, सीड में एंडोस्पर्म बचेगा या नहीं वाली बातें कर ली। अब मैं क्या देखूं, अब मैं देखती हूँ कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए कहानी चालू करनी पड़ती है जाइगोट से, यानी कि एक ऐसे सेल से जो एक ट्विन सेल है, और इस सेल को माइटोसिस से डिवाइड करना होता है। तो इनिशियली क्या होता है कि चाहे आपका प्लांट मोनोकॉट हो या चाहे आपका प्लांट डाइकॉट हो, स्टेप सेम रहती है, स्टेप्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट सेम रहती हैं शुरुआत में। फर्क नहीं पड़ता वेदर इट इज अ मोनोकॉट और अ डाइकॉट। तो चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, सारी स्टेप्स कॉमन रखेंगे। क्या कॉमन रखेंगे, पहले आपका जाइगोट डिवाइड करेगा और डिवाइड करके बनाएगा बेटा आपके लिए प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो। फिर ये और डिवाइड करेगा, तो देख एक सेल तो जो ऊपर ही दिख रहा है और कुछ सेल्स को ऐसे नीचे भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर ना एक लॉजिक लगाना है, एक बेसिक फंडामेंटल सा लॉजिक। क्या लॉजिक लगाऊं, लॉजिक ये लगाना चाहती हूं मैं कि यहाँ पर जब इस तरीके से एंडोस्पर्म बना था तो यहाँ सेंटर में बना रहा होगा, जाइगोट मेरा यहाँ बना है। अब अगर मैं जाइगोट को धक्का नहीं दूंगी एंडोस्पर्म के पास में, तो वो खाना पीना कहाँ से लेगा, तो मुझे इसीलिए उसको इस तरह से धक्का देना पड़ता है। ठीक है, ताकि मैं उसे एंडोस्पर्म की तरफ पुश करूं, ताकि उसको इनफ फूड मिल सके, इनफ नरिशमेंट मिल सके, क्योंकि जाइगोट तो माइक्रोपाइल पर बन गया है, पर खाना कहाँ है, खाना तो सेंटर में है, नीचे की तरफ है। तो इसीलिए उसको धक्का देने के लिए तुम क्या देख रहे हो, कुछ ऐसा सस्पेंसर नाम का ये डंडा आ रहा है, ये क्या करेगा, पुश करेगा आपके एम्ब्रियो को टूवर्ड्स एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म की तरफ उसको धक्का दे देगा ताकि वो अच्छा खासा नरिशमेंट गेन कर सके, है ना, अच्छा खासा नरिशमेंट गेन कर सके। तो आपको ऐसे ही कुछ देखना है कि देखो आपका जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होना स्टार्ट हुआ, पहले ऐसा बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो आप इसे कहना ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। फिर ये ऐसा हार्ट शेप का स्ट्रक्चर ले लेगा, तो आप इसे कहना हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जाइगोट टू प्रो एम्ब्रियो, प्रो टू ग्लोब्यूलर एंड ग्लोब्यूलर टू हार्ट शेप, ये वाली सारी स्टेप्स कॉमन होती है। तो क्या करना है आपको, एम्ब्रियोजेनी में कॉमन स्टेप्स याद रखनी है कि पहले जाइगोट बनेगा, फिर बनेगा प्रो एम्ब्रियो, फिर बनेगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, और फिर बनेगा बेटा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। यहां तक की सारी स्टेप चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो कॉमन रखो। इसके बाद फाइनली आपका एम्ब्रियो मेच्योर होगा, और एम्ब्रियो जब मेच्योर होगा तो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप से मेच्योर होगा। अगर वो एक डाइकॉट का एम्ब्रियो है, जैसे ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये एक डाइकॉट का एम्ब्रियो है। डाइकॉट का एम्ब्रियो बच्चा आपको ऐसा दिखेगा कि आपको ऐसे दो कॉटिलिडन्स दिखने लगेंगे, कि यहाँ पर वो हार्ट शेप से फिर ऐसे दो कॉटिलिडन्स पूरे पूरे डेवलप हो जाएंगे। ये कॉटिलिडन अच्छे खासे फ्लैशी रहेंगे, ढेर सारा फूड स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि डाइकॉट में एंडोस्पर्म का जो खाना है ना उसको निकाल के कॉटिलिडन में ठूस देते हैं, तो एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है और कॉटिलिडन अच्छा खासा थिक और फ्लैशी बन जाता है। तो ऐसे दो कॉटिलिडन्स वाला डाइकॉट एम्ब्रियो कहलाता है। इस एम्ब्रियो में इसके अलावा आपको कुछ और स्ट्रक्चर्स भी दिखेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ रेडिकल नाम का पोर्शन दिख रहा है, इस रेडिकल का काम होता है फ्यूचर की रूट बनाना। आपको यहाँ प्लूम्यूल का पोर्शन दिख रहा है, इसका काम होता है फ्यूचर की शूट बनाना, क्योंकि पूरा प्लांट तो इसी को बनाना है ना, ये एम्ब्रियो है, फ्यूचर प्लांट यही बनाएगा। तो यहीं से आपकी नई रूट, यहीं से आपकी नई शूट, सब कुछ डेवलप करानी है। ठीक है, सब कुछ डेवलप करानी है। अब देखो ऐसा दिखेगा अगर आपका पूरा डाइकॉट एम्ब्रियो बन जाए तो। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अगर आपको एक एम्ब्रियो देखना है तो आपको एम्ब्रियो में दिखेगा उसका कॉटिलिडन और उसका एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो आप एम्ब्रियो में एक इमेजिनरी एम्ब्रियोनल एक्सिस इमेजिन कर लो। ठीक है, और उसके अलावा क्या इमेजिन करो, आपका कॉटिलिडन। तो यहाँ कॉटिलिडन है दो दो, कॉटिलिडन है दो दो, एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कह रहे हैं। अब आप देखो इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन, ठीक है, ऊपर का पोर्शन, तो जो अपर पोर्शन है यानी जो पोर्शन अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उस पोर्शन को
अपन बुलाएंगे बच्चे एपिकोटाइल। क्या बुलाएंगे उसे अपन बुलाएंगे एपिकोटाइल। तो दिस इज द पोर्शन विच इज अबव द लेवल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम क्या बुलाएंगे, इसे हम बुलाएंगे एपिकोटाइल। इस एपिकोटाइल की एक टिप होगी, जहां पर ये खत्म होता हुआ दिखेगा, टर्मिनेट होता हुआ दिखेगा। तो जहां इसकी टिप खत्म होगी, टर्मिनेट होगी, उस पोर्शन को तुम्हें बुलाना है प्लूम्यूल। उस पोर्शन को तुम क्या बुलाओगे, उसे बुलाओगे प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल क्या कहेगा, प्लूम्यूल कहेगा पीएस आई लव यू। ठीक है, तो पीएस यानी ये क्या करेगा, ये बनाएगा बेटा फ्यूचर की शूट, ये बनाएगा फ्यूचर की शूट। ठीक है, तो यहां से बनेगा प्लूम्यूल और प्लूम्यूल से आएगी फ्यूचर की शूट। इसी तरीके से देख, अगर मेरा पोर्शन जो ये वाला पोर्शन है, जो कहाँ है, बिलो द लेवल, जो कॉटिलिडन के लेवल के नीचे, इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। और ये जो पोर्शन होता है ना, ये ऐसा अच्छा खासा बड़ा सा सिलेंड्रिकल सा पोर्शन दिखता है। तो ये जो बड़ा सा सिलेंड्रिकल सा पोर्शन है, इसे हाइपोकोटाइल बनाना है। तो इसके बारे में क्या याद रखा है मैंने, कि सिलेंड्रिकल सा पोर्शन होता है, अच्छा खासा इलोंगेटेड होता है। इसकी भी एक टिप होती है, इसकी टिप जहां पर टर्मिनेट करेगी, उस जगह को बच्चे तू क्या बुला लेना, उस जगह को बुला लेना रेडिकल। उस जगह को क्या बुला लेना, उस जगह को बुला लेना रेडिकल। और इस रेडिकल से क्या बनवाएगा, र से र, क्योंकि रेडिकल से मुझे बनवानी है रूट। रेडिकल से मुझे बनवानी है रूट, तो रेडिकल का काम हो जाएगा रूट बनाना। अब इसी रूट के नीचे, इस रूट को कवर करने के लिए या इसके रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मिलेगा रूट कैप। ठीक है, रूट कैप। तो रूट के नीचे रूट कैप होगा, जो आपकी डेलिकेट सी रेडिकल की टिप को, जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे, उसको बचाने का काम करेंगे। तो इसके नीचे भी आपको रूट कैप मिलेगी, रूट कैप मिलेगी। मतलब देखो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है RRR, क्या बढ़िया मूवी थी RRR। ठीक है, तो मुझे क्या याद रखना है, मुझे याद रखना है रेडिकल, रेडिकल से मेरा रूट, रूट से मेरा रूट कैप। ठीक है, ये चीजें मुझे यहाँ पर याद रख लेनी है। इसी तरीके से अब आ जाओ तुम मोनोकॉट एम्ब्रियो देखने। डाइकॉट के कंपैरिजन में मोनोकॉट एम्ब्रियो देखोगे ना, तो कुछ अलग दिखेगा। यहाँ 2 कॉटिलिडन थे, थिक जूसी फ्लैशी। यहाँ पर तुम्हें 2 कॉटिलिडन नहीं दिखेंगे, एक ही दिखेगा, इसीलिए तो तुम इसे मोनोकॉट बुला रहे हो। तो पहली बात तो कॉटिलिडन के नंबर में ही कमी आ चुकी है। तो यहाँ तुम्हें क्या दिखने वाला है, एक कॉटिलिडन। ठीक है, ये एक कॉटिलिडन, और वो भी कैसा होगा, कोई फ्लैशी जूसी नहीं होगा, है ना, थिन मेम्ब्रेनस सा होगा, पतला दुबला मेम्ब्रेनस सा होगा। तो ये थिन मेम्ब्रेनस सा कॉटिलिडन तुम देख लेना। अगर ये ग्रास फैमिली हुई तो तुम इसका नाम भी रख देना, इसको बुलाना स्क्यूटेलम। ठीक है, तो ग्रास फैमिली में तो इसका नाम स्क्यूटेलम रखा गया। होता कैसा है, ऐसा शील्ड शेप का, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ऐसा लगेगा। किससे प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ ढेर सारा एंडोस्पर्म है बच्चे, उसी से प्रोटेक्ट करना है आपको। इसको एंडोस्पर्म से अलग करके रखना है, उसमें ये शील्ड शेप कॉटिलिडन आपकी मदद कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है। तो देखो इनिशियली सारे स्टेप सेम थे ना, डेवलप होना ये साथ में स्टार्ट हुए थे, बट उसके बाद थोड़ा सा बदलाव आ गया। फ्यूचर में चीजें कुछ बदल गई, जैसे कॉटिलिडन थिक जूसी बन गया, फूड रिजर्व करने लगा। स्क्यूटेलम थिक जूसी नहीं बना, शील्ड वील्ड करने लगा। तो इनका फ्यूचर का काम बदल गया, जबकि ये एम्ब्रियोलॉजिकली तो एक जैसे स्ट्रक्चर्स थे। तो ये किस टाइप के ऑर्गन हुए, होमोलोगस या एनालॉगस, सोच के बताना मुझे। ठीक है, कि इनका स्ट्रक्चर अगर सेम है इंटरनली, बट इनका फंक्शन डिफरेंट है, तो इन्हें क्या बुलाओगे, एनालॉगस या होमोलोगस। ठीक, चलो अब मुझे आगे बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें, यहाँ देखने को मिल रहा है कि फिर एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं। इसके ऊपर का पोर्शन एपिकोटाइल, एपिकोटाइल की बेटा टिप होगी, तो देख डायग्राम में लिखा है शूट अपेक्स, क्योंकि यहाँ से शूट की एपेक्स बनेगी। इसी तरीके से नीचे का पोर्शन होगा हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल की फिर से वही टिप बच्चे रेडिकल, उसके नीचे रूट कैप। अब इसके अलावा भी ना तुम्हें यहाँ पर कुछ लेबलिंग्स दिखाई दे रही है, और ये लेबलिंग्स मेरे लिए कुछ थोड़ी महत्वपूर्ण लेबलिंग्स हैं। यहाँ पे से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछेंगे कि एपीब्लास्ट क्या होता है, क्या करता है। तो तुम बताना कि ये होता है रेमनेंट ऑफ कॉटिलिडन, मतलब जो दूसरा कॉटिलिडन डेवलप नहीं हुआ ना, ये वही बचा कुचा एपीब्लास्ट। तो ये वो कॉटिलिडन है जो अंडर डेवलप्ड है, जो डेवलप हो ही नहीं पाया। तो ये जो अंडर डेवलप्ड कॉटिलिडन है, इसे क्या बुलाओगे, इसे बुलाओगे बेटा एपीब्लास्ट। ठीक है, इसे बुलाओगे एपीब्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लेबलिंग, ध्यान रखेंगे कि दूसरा कॉटिलिडन कहाँ गया, तो ये एपीब्लास्ट बन के यहाँ पर पड़ा हुआ है। डेवलप हो जाता तो एक कॉटिलिडन और एक और कॉटिलिडन, यानी 2 कॉटिलिडन होते, कुछ ऐसा सिनेरियो ही बन जाता, पर नहीं हुआ, तो क्या करे, नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरीके से देख 2 लेबलिंग्स और है।
एक लेबलिंग लिखी है कोलियोप्टाइल, दूसरी लिखी है कोलियोराइजा। तो सबसे पहले तो ये याद कर ले कि कोलियोप्टाइल कहाँ होती है और कोलियोराइजा कहाँ होती है। तो कोलियोप्टाइल पी वाली कहाँ मिलेगी, प्लूम्यूल के पास। पी वाली कहाँ मिलेगी, प्लूम्यूल के पास। और दूसरी कौन है, कोलियोराइजा। आर वाली कहाँ मिलेगी, वही आर 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 के पास, रा 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 रा, ठीक है। तो कोलियोराइजा र के पास मिलेगा, ठीक है। तो रूट, रेडिकल, कोलियोराइजा, रूट कैप सब एक साथ मिलेंगे। सीक्वेंस भी याद करना है बच्चे कि पहले कौन है, पहले है रेडिकल, फिर कौन है रूट कैप, फिर कौन है कोलियोराइजा, ठीक है। तो देख ऐसे याद कर ले कि ए पहले आता है इसीलिए रेडिकल पहले है, फिर सी आता है इसीलिए रूट कैप उसके बाद है, और कोलियोराइजा जेड लास्ट में आता है इसलिए कोलियोराइजा सबसे नीचे है। कुछ भी करें बस याद कर लें कि हाँ इस ऑर्डर में डायग्राम में लेबल्ड है। अब इनके काम क्या है, करते क्या है ये। तो ये जो कोलियोप्टाइल है ना, कोलियोप्टाइल ये क्या करता है बेटा, ये तुम्हारा लीफ प्राइमोर्डिया बनाता है। मतलब जो फ्यूचर लीफ वीफ है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो कोलियोप्टाइल क्या करने वाला है, कुछ हॉलो फोलियर सा स्ट्रक्चर है, मतलब खोखला सा पत्ती जैसा फोल्डेड सा स्ट्रक्चर, जो फ्यूचर में लीफ बनवा के देगा। कौन से प्लांट्स में, ग्रासेस में, ठीक है, मोनोकॉट्स में, जैसे गेहूं में, चावल में, उनमें। तो उनमें इनका काम है कि ये हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर फ्यूचर में ये काम करे। तो ये खुद खोखला सा पत्ते जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर फ्यूचर में लीफ बना के देगा। अब रही बात कोलियोराइजा क्या करेगा, तो ये कोलियोराइजा बेटा रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि इसके पास रहेंगे अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज, यानी इसके पास आपको कुछ ऐसे सेल्स मिलेंगे जो अपने आप को किसी में भी चेंज नहीं कर पाए हैं अभी तक। मतलब वो सेल साइकिल से निकल के डिसाइड नहीं कर पाए हैं अभी तक कि क्या बनना है, पैरेंकाइमा की कॉलेनकाइमा क्या बनना है उनको अभी पता नहीं। तो जब नहीं पता तो हम कहेंगे कि ये अनडिफरेंशिएटेड है। तो अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू का जो मास रहेगा उसको आप यहाँ पर पड़ा हुआ देखोगे, इसको हम कोलियोराइजा बुलाते हैं। सो आई होप कि तुम ये समझ गए होगे कि मैंने किस तरीके से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहले एंडोस्पर्म बनवाया और फिर बनवाया बेटा एम्ब्रियो, ठीक है। तो पहले एंडोस्पर्म बनवा ले, प्री न्यूक्लियर, सेल्यूलर, फिर उसी खाने को खिला खिला कर अपने एम्ब्रियो को डेवलप कराना स्टार्ट कर। एम्ब्रियो को डेवलप कराते टाइम ये ध्यान रख कि कुछ इनिशियल स्टेजेस कॉमन होंगी जिन्हें हम एम्ब्रियोजेनी कह रहे हैं, जैसे कि जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो से ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर से हार्ट शेप। इसके बाद मुझे कुछ अलग देखने को मिलेगा, और अलग क्या देखने को मिलेगा कि डाइकॉट एम्ब्रियो मैच्योर थोड़ा अलग दिखता है, मोनोकॉट एम्ब्रियो मैच्योर होने के बाद थोड़ा अलग दिखता है। इनमें कुछ सिग्निफिकेंट चीजें हैं जो याद रखनी है, जिन पे क्वेश्चन बनता है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन बना दें, कोई एक पोर्शन गायब कर दें, उसके से रिलेटेड फंक्शन पूछ लें। तो ऐसी तरीके के क्वेश्चन के लिए ना तुम्हें रेडी रहना है। जैसे कि वो क्या करेंगे, वो ये रूट कैप की लेबलिंग को गायब करके पूछेंगे तुमसे कि the given structure, the structure labeled in the diagram is responsible for this and this, या फिर वो लिख देंगे the region below, the region marked in the structure lies few millimeter below the region of meristem। क्या ये सही बात है, तो तुम बताना पड़ेगा हाँ ये सही बात है। तो इस तरीके के कुछ सवाल यहाँ से बन सकते हैं, है ना। यही हमें थ्रू आउट द जर्नी सीखने हैं कि 11th को 12th के साथ कैसे मर्ज करना है, क्योंकि 12th पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ 12th नहीं पढ़ रहे हैं, 11th भी रिकॉल एंड रिवाइज करनी है, तभी जाकर हम परफेक्ट स्कोर कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब देखो इसी के साथ लगे हाथ, अब मैं देख लेती हूँ हमारा तीसरा स्ट्रक्चर जो कि है सीड, कि सीड कैसे बनती है। सीड बनाने के लिए ना तुम्हें याद क्या करना है, तुम्हें याद करना है तुम्हारा ओव्यूल, क्योंकि यही तो ओव्यूल चेंज होगा। इस ओव्यूल के बाहर ये जो तुम्हारे इंटेग्यूमेंट्स थे, इन्हीं में तो बदलाव आएगा। तुम्हारे पास दो इंटेग्यूमेंट्स थे ना बच्चे, एक था आउटर एक था इनर। तुम्हें इन्हीं दोनों इंटेग्यूमेंट्स को बदल के चेंज करा देना है सीड कोट में। किस में चेंज करोगे ने, सीड कोट में। और सीड कोट भी दो हो जाएंगी, आउटर इंटेग्यूमेंट बना के देगा तुम्हें टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट तुम्हें बनवा के देगा टेगमेन। तो ये टेस्टा टेगमेन नाम के सीड कोट जो बनते थे वो इन्हीं के चेंज होने से बनेंगे। तो हमने सबने 11th क्लास में भी सीड पढ़ा होता है ना, मॉर्फो में, पर तब हमें समझता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, पर अब हम समझ सकते हैं कि टेस्टा और टेगमेन कहाँ से आए, तो इंटेग्यूमेंट से आए। एक गड्ढा खाली छूट गया है, इस खाली गड्ढे को अभी भी तुम्हें माइक्रोपाइल ही बुलाना है। अब लेकिन इस माइक्रोपाइल का फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये सीड का माइक्रोपाइल है। जब तक ये ओव्यूल का माइक्रोपाइल था, यहाँ से पोरोगैमी होती थी, यानी क्या होता था, पोलन ग्रेन का ट्यूब एंटर करता था।
अब लेकिन ये सीड का माइक्रोपाइल, अब क्या होगा, यहाँ से पानी एंटर करेगा, यहाँ से मेरा नया प्लांट निकल के बाहर जाएगा, तो सीड में माइक्रोपाइल का फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो आपको जर्मिनेट होती हुई सीड यहाँ से बाहर जाती हुई दिखेगी, वाटर यहाँ से एंट्री लेता हुआ दिखेगा, तो ये वो पोर्शन रहेगा जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। इसके अलावा तुम देखना, जब तुम इसे बाहर से देखोगे तो तुम्हें यहाँ एक धब्बा दिखेगा, एक निशान। इस निशान को, इस कार को हम पहले हाइलम नाम से जानते थे, यानी ये वो रीजन था जहां पर ये डंडी आकर अटैच हुई थी, यानी फ्यूनिकल अटैच हुई थी। अब तुमने फ्रूट में से सीड को टक करके अलग कर दिया, तो तुम मटर याद कर लो, मटर को खोलो पॉड उसका, उसमें से मटर को अलग कर लो, वहां पर तुम्हें एक निशान दिखेगा जैसे तुमने अलग किया है। कोई भी दाल देख लो, एक निशान दिखेगा जहां से उसको अलग किया। वो जो निशान है ना, वो निशान, वो पोर्शन है जहां पर उसकी डंडी से वो जुड़ा हुआ था। जब वो डंडी हट गई, वहां पर एक धब्बा छूट गया, उस धब्बे को हम हाइलम या फिर स्कार नाम से बुला रहे हैं। ठीक है, हाइलम या स्कार नाम से बुला रहे हैं। तो सीड के बाहर तो तुझे क्या देखना है, सीड के बाहर तुझे देखना है सीड कोट। ठीक है, इसके अलावा तुझे एक स्कार भी देखना है और माइक्रोपाइल भी देखना है ना बच्चे। फिर अंदर देखेगा तो क्या देखेगा, कितने कोटिलिडन है और एक इमेजिनरी एम्ब्रियोनल एक्सिस देखेगा। तो वो हम अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, दो दिखे तो डाइकॉट रहेगा, एक दिखे तो मोनोकॉट रहेगा। फिर देख, हो सकता है सीड के अंदर एंडोस्पर्म बाकी हो तो एल्ब्यूमिनस, नहीं बाकी हो तो नॉन एल्ब्यूमिनस। पेरिस्पर्म में तो मैं बता ही चुकी हूँ कि अगर यहां पर एंडोस्पर्म है नहीं है वो तो एक अलग बात है ना, ये मेरा बन गया है भैया एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म है नहीं है वो तो एक अलग बात है। उसके अलावा भी लेकिन अगर यहाँ बाहर जो न्यूसेलर के सेल्स थे वो अगर बचे हुए दिख जाएं तुझे, तो इन बचे कुचे सेल्स को हम बुलाते हैं पेरिस्पर्म, और ऐसी सीड को अब हम बुलाते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। कहाँ दिखेगी, तो याद रखना बेटा कि ये दिखेगी ब्लैक पेपर और बीट में। तो बीट एंड ब्लैक पेपर क्या दिखाएंगे, पेरिस्पर्मिक सीड, बीपी, बीपी बढ़ा लेना, ठीक है। बीट और ब्लैक पेपर में दिखना चाहिए क्या, पेरिस्पर्म, यानी सीड होनी चाहिए पेरिस्पर्मिक। सारे डायग्राम बेहद इंपॉर्टेंट, हर डायग्राम पे क्वेश्चन आ सकता है, तो डायग्राम को अच्छे से देख के जाएं भैया। यहाँ पर दो कॉटिलिडन लेबल्ड है, बीन का डायग्राम दिख रहा है, किडनी बीन का डाइकॉट प्लांट है, माइक्रोपाइल गड्ढा दिखा रखा है। यहाँ देख, यहाँ दिखा रखा है कि बाहर सीड कोट है, ये दिखा रखा है कि अंदर ये कॉटिलिडन डेवलप हो रहे हैं, शूट अपाइकल मेरिस्टम, हाइपोकोटाइल, नीचे की तरफ रूट टिप। तो ये ऊपर की तरफ शूट टिप है, ये नीचे की तरफ रूट टिप है ना, ये लंबी वाली डंडी हाइपोकोटाइल है। अब यहाँ दिख रहा है मुझे कि एंडोस्पर्म बाकी है, एंडोस्पर्म बाकी है, तो सीड कैसी हो गई, सीड हो गई एल्ब्यूमिनस, सीड हो गई एल्ब्यूमिनस। ठीक, इस तरीके से मैं इसको याद करूंगी। इसी के साथ साथ तुम अगर इसको देखो, इसको देखो, तो यहाँ भी तुम्हें दिखेगा कि देखो एंडोस्पर्म बचा है, एंडोस्पर्म बचा है, उसके अलावा कॉटिलिडन भी बन गया है। तो ये बाहर एंडोस्पर्म बाकी है, अंदर कॉटिलिडन बन गया है। यहीं सीड कोट दिख रहा है मुझे बाहर, नीचे की तरफ यहाँ हाइपोकोटाइल दिख रहा है, ऊपर की तरफ मुझे उसका शूट अपाइकल मेरिस्टम यानी शूट टिप दिख रहा है। तो यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है कि ये सीड भी एल्ब्यूमिनस कैटेगरी की है, एल्ब्यूमिनस कैटेगरी की है। ठीक है, तो सीड में अगर एंडोस्पर्म बाकी है और दो दो कॉटिलिडन दिख रहे हैं, तो वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है कैस्टर, वो हो सकती है कैस्टर। ठीक है, तो कैस्टर की सीड हो सकती है बच्चे, कैस्टर की, अगर दो कॉटिलिडन दिखाई दे रहे हैं और इस तरीके से सीड दिख रही है विथ एंडोस्पर्म, तो ये सीड कैसी हो सकती है, ये सीड कैस्टर की हो सकती है, यानी डाइकॉट होने के बाद भी एंडोस्पर्मिक हो। उसी के साथ साथ इसको देखो, ये क्या दिख रहा है मुझे, ये मुझे दिखाई दे रहा है मेरा मेज, मेज। ठीक है, मेज क्या है, मोनोकॉट है। इसमें मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है देख पेरिकार्प। बट आइडियली मुझे मॉर्फो से याद करना है कि यहाँ अकेला पेरिकार्प नहीं होता, पेरिकार्प के साथ साथ सीड का कोट मर्ज हो चुका होता है, और इस कारण से ऐसे फ्रूट्स को हम केरियोप्सिस बुलाते हैं, है ना, केरियोप्सिस बुलाते हैं। तो ये बात मुझे ध्यान रखनी है कि इस स्ट्रक्चर को सीड बोलना है कि फ्रूट बोलना है, मैं हल्का सा कंफ्यूजन रहता है ना। तो इस कारण से आजकल हमने ग्रेन्स बुलाते हैं, आइडियली क्या है, फ्रूट है, क्योंकि बाहर क्या है, पेरिकार्प यानी ओवरी की वॉल, जो अब फ्रूट की वॉल में चेंज हो गई है। तो ओवरी की वॉल जब फ्रूट की वॉल बन जाए तो क्या बुलाना, पेरिकार्प बुलाना। ढेर सारा एंडोस्पर्म रखा है, ढेर सारा भर भर के, और इस एंडोस्पर्म को कवर करने के लिए, एंडोस्पर्म को कवर करने के लिए एक प्रोटीन की लेयर लगा दी, प्रोटीन की लेयर। इस प्रोटीन की लेयर को कहते हैं एल्यूरोन लेयर। ठीक है, यहाँ पर लेबल नहीं है, मॉर्फो के डायग्राम में लेबल थी, तो तुम्हें आ जाएगी भैया, तो तुम बहरा मत जाना, ये मत कहना कि ये क्या आ गया, मॉर्फो के डायग्राम में लिखी है, ये लेयर एक प्रोटीनेशियस लेयर है जो कि है एल्यूरोन, है ना। तो जितना भी तुमको स्टार्च भरना है वो यहाँ एंडोस्पर्म में भरा है,
उसके बाहर जो प्रोटीन भरना है वो एल्यूरोन लेयर में भरा है और उसने एम्ब्रियो से इसको सेपरेट करा है और यहाँ पर मौजूद है तुम्हारा शील्ड शेप का कॉटिलिडन। तो एंडोस्पर्म ने इतनी जगह ले ली है कि एम्ब्रियो को एक धक्का किनारे में भेज दिया, किनारे में यहाँ पर उसके पास बेटा शील्ड शेप स्क्यूटेलम है, उसका कॉटिलिडन और फिर तुम्हारा इमेजिनरी लाइन और तुम्हारा एम्ब्रियो। तो वही देख ऊपर होलोफोलियर स्ट्रक्चर कोलियोप्टाइल, शूट की टिप जहां से आएगी प्लूम्यूल, नीचे यहाँ पर रूट की जहां से टिप आने वाली है रेडिकल और उसके भी नीचे क्या रूट कैप और कोलियोराइजा। तो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ डायग्राम में मुझे नजर आ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे। अब देखो यहीं से ना मुझसे एक क्वेश्चन पूछेंगे डोरमेंसी क्या होता है। डोरमेंसी तो मैंने बताना कि सारी सीड्स तुरंत जर्मिनेट नहीं करती। सीड्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो डिहाइड्रेट होती हैं और सो जाती हैं, यानी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लेती हैं। इस चीज को तुम कहते हो डोरमेंसी। तो ये क्या है, ये सीड की एबिलिटी है कि वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड कर लेते हैं, रेस्पिरेशन चालू रहेगा, जिंदा रहना है भैया, ठीक है, बाकी एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर लो, स्लो डाउन कर लो। तो बाकी सारी एक्टिविटीज को जब तुम स्लो डाउन करोगे, सिर्फ रेस्पिरेशन करने पे ध्यान दोगे और बाकी जिंदा रहने पे, तो हम कहेंगे कि सीड हमारी डोरमेंसी में चली गई है। डोरमेंसी में डालने का काम इसका किसका, स्ट्रेस हार्मोन का, ठीक है। तो ABA पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसका भी काम है। इसके अलावा फिनोलिक एसिड का भी काम है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका काम होता है सीड को डोरमेंसी में डालना। तो ये सीड को डोरमेंसी में डालते हैं। सीड को अगर डोरमेंसी से बाहर निकालना है, ठीक है, बाहर निकालना है, डोरमेंसी ब्रेक करनी है, तो क्या यूज करना है, जिब्रेलिक एसिड या फिर स्कारिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है, उसको रगड़ सकते हो, घिस सकते हो, तो भी वो बाहर निकल आ सकती है। तो आप ऐसी चीजों की मदद से डोरमेंसी से बाहर निकालते हो। अगर सीड डोरमेंसी में नहीं जाती तो क्या एग्रीकल्चर होता, कभी ना होता। तो सीड का डोरमेंसी में जाना आपके लिए एक बहुत फायदेमंद सौदा है बच्चे, इसी पर आपका पूरा एग्रीकल्चर टिका हुआ है। तो सीड की दो प्रॉपर्टीज पर टिका है ये, ठीक है, एक है डिहाइड्रेशन और दूसरा है बेटा डोरमेंसी। इन दोनों की बदौलत ही एग्रीकल्चर पॉसिबल है कि तू हर साल सीड को घर में रख लेता है, अगले साल सीड को उगाता है और नया प्लांट ऑब्टेन कर पाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं कि सीड के अंदर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखें। अब इसके अलावा मुझे क्या देखना है, इसके अलावा जो चीज मुझे देखनी है वो ये देखनी है कि मुझे सीड से और क्या फायदा मिलेगा। अगर सीड नहीं होगी ना तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं, और एग्रीकल्चर इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि सीड के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज, ठीक, इस बात का ध्यान रखूं मैं। सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट है, इस बात को मैं कतई ना भूलूं कि सीड किसका एंड प्रोडक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है और जो भी चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगी वो क्या लाएगी, वो लाएगी वेरिएशन। तो सीड्स के कारण आपको वेरिएशन होते हुए दिखेंगे। तो इसीलिए सीड बेटा काम की चीज है ना। एनसीईआरटी में ये एक पैराग्राफ भर के लिखा हुआ है, तो तुम सोचो कि एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम इत्मीनान से, शांति से अब उस टॉपिक को रीड करना और तुम्हें हर चीज समझ आ जाएगी जब तुम उसको रीड भर करके देखोगे तो, है ना, क्योंकि मैं तुमको ये पूरी बात समझा दी। अब जब सीड डोरमेंसी में जाती है तो उसका 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास बचता है केवल, बाकी सारा मॉइस्चर अपना निपटा देती है, मतलब अपने आप को डिहाइड्रेट कर लेती है। क्योंकि अगर वाटर रहेगा तो फिर कीड़े वीड़े लगने के चांसेस, सड़ने के चांसेस ज्यादा हैं, वो उनको नहीं करना है। ये मतलब नहीं है इस बात का कि सीड हमेशा जिंदा रहेगी। हर सीड की अपनी कुछ वायबिलिटी है, मतलब अपनी कुछ लाइफ है, उसके अंदर के सेल्स कब तक जिंदा रह सकते हैं, है ना। तो उसकी जो भी लाइफ है, कब तक वो सरवाइव कर सकती है, सीड कोट को भले ही कुछ ना हो पर अंदर के सेल्स को भी जिंदा रहना चाहिए ना, जाइगोट को, एम्ब्रियो को जिंदा रहना चाहिए। जब तक वो जिंदा रहता है उस चीज को हम कहते हैं उसकी वायबिलिटी। हर सीड की अलग अलग वायबिलिटी है, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। कुछ तो लेकिन इतने भयंकर है ना जिनकी वायबिलिटी हजारों हजारों साल है। सबसे पुरानी सीड जो मिली है ना बच्चे, जो वायबल मिली है, वो मिली है आर्कटिक तुंद्रा के पास, और वो क्या है, उसका नाम है ल्यूपिनस आर्टिकस। तो ल्यूपिनस आर्टिकस की वायबिलिटी देखी गई बेटा, ये 10,000 साल पुरानी सीड है, पर ये जीवित निकली थी, मतलब इसको जब उगाया गया तो जर्मिनेट हो गई थी, मतलब अंदर का एम्ब्रियो अभी भी जिंदा था। समझ रहे हो तुम, 10,000 साल की वायबिलिटी बेहद ज्यादा होती है। इसी के बाद एक और सीड मिली जिसका नाम है फीनिक्स डिक्टाइलिफेरा, यानी डेट पाम, है ना। और ये किंग हेरोल्ड के पैलेस के पास मिली, जब गड्ढा खोद रहे थे तो खोदने की कोशिश कर रहे होंगे वो, कुछ एक्सकेवेट करने की कि कुछ बढ़िया सा मिलेगा उन्हें,
अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। और लेकिन वहां पर उनको जब ये सीड मिली तो इनने देखा कि इसकी वायबिलिटी 2000 ईयर्स है। तो अलग अलग सीड्स की बच्चे अलग अलग वायबिलिटी होती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि क्या सारे फ्रूट में सेम अमाउंट ऑफ सीड्स होती हैं? नहीं। मैंगो देखा है एक सीड है, कोकोनट देखा है एक सीड है, बट वहीं पपाया देखा है, वहीं वाटरमेलन देखा है, लेमन देखा है, टोमेटो देखा है, बहुत सारी सीड्स होती हैं। तो नंबर ऑफ सीड्स भी वेरिएबल होती हैं। ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ, क्योंकि ये ना इटैलिक्स में लिखा है एनसीईआरटी में, और इसके अंदर तो बहुत ही बढ़िया चीजें लिखी हैं गजब तरीके से। इसके अंदर लिखा है बेटा कि कुछ पैरासिटिक प्लांट्स हैं, पैरासिटिक प्लांट्स जैसे कि ओरोब्रैंकी और स्ट्रीगा, ओरोब्रैंकी एंड स्ट्रीगा, और इनके अंदर होती है हजारों हजारों छोटी छोटी सीड्स। तो इनके पास आपको थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स मिलेंगी, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। और इसके अलावा आपको ऑर्किड में भी थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स मिलेंगी। तो आप समझ रहे हो कि कुल मिलाकर वहां पर 3 प्लांट्स का नाम दे रखा है जिनमें थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड वाला प्लांट पूछ लेंगे, ऑर्किड के आगे क्लियरली डायरेक्टली लिखा है, बट उसके नीचे इटैलिक्स वाले पैराग्राफ में इन दोनों का नाम भी छुपा हुआ लिखा है। तो ये छुपी हुई चीज है ना, इनको ढूंढने की कला और इनको समझने की कला, यही जरूरी है नीट क्रैक करने के लिए, बॉटनी में फुल स्कोर करने के लिए। तो ऐसी चीजों के लिए बच्चे लगे रहें और जम के एनसीईआरटी पढ़ें और ध्यान ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ें, तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस वो कुछ दूसरी ही दुनिया का सवाल हो, आपसे हर प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। अब देखो, इसके बाद मुझे देखना है फ्रूट कैसे होते हैं, फ्रूट कैसे बनते हैं। तो मैं तो मॉर्फो पढ़ के आई हूँ ना, मैं तो जानती हूँ फ्रूट की अलग अलग कैटेगरी होती है। ट्रू फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट होता है, और साथ साथ मैं जानती हूँ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी होता है। तो मेरे पास फ्रूट में 3 कैटेगरीज हैं। कौन सी 3 है मैम? तो पहला फ्रूट है मैम ट्रू फ्रूट, दूसरा है फॉल्स फ्रूट, और तीसरी कैटेगरी हो जाती है मैम पार्थिनोकार्पिक। अब ऐसा तो नहीं है क्लासिफिकेशन और नहीं है, सिंपल फ्रूट, कॉम्प्लेक्स, सॉरी सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपाउंड फ्रूट, वो भी है, ठीक है। पर यहाँ पर जो मैं पढ़ रही हूँ वो क्या है, ट्रू है, फॉल्स है या पार्थिनोकार्पिक है। ट्रू का क्या मतलब है? ट्रू का मतलब है कि इट इज डेवलप्ड ओनली फ्रॉम ओवरी। तो सिर्फ ओवरी अगर फ्रूट पार्टिसिपेशन में कंट्रीब्यूट करे तो तुम उसे कहना कि वो फ्रूट ट्रू है। ओवरी के अलावा थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करे, अगर थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन फ्रूट फॉर्मेशन, तो फ्रूट को कहना कि ये फ्रूट कैसा है, ये फ्रूट फिर फॉल्स फ्रूट है। और एक अलग कैटेगरी का फ्रूट है, मतलब इसका ट्रू फॉल्स से लेना देना नहीं है, ये एंटायरली डिफरेंट कैटेगरी का फ्रूट है, इसे कहते हैं पार्थिनोकार्पिक। इन दोनों फ्रूट्स में ना बेटा फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, इन दोनों फ्रूट्स के अंदर तुम्हें सीड मिलेंगी, ठीक है। तो इनके पास क्या होती है, सीड्स होती हैं अंदर, सीड्स प्रेजेंट। पर तुम्हें कुछ फ्रूट्स के अंदर सीड नहीं मिलेगी, सीड दिखेगी एब्सेंट। सीड क्यों एब्सेंट दिखेगी? क्योंकि यहाँ पर जाइगोट ही नहीं बना है, जाइगोट नहीं बन रहा है फर्टिलाइजेशन से। तो जो जाइगोट फर्टिलाइजेशन से बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा, ठीक है, वो नहीं बन रहा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है। तो जब पूरा का पूरा फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया, जाइगोट बनता है, ओव्यूल को सिग्नल भेजता है, ओव्यूल ओवरी को सिग्नल भेजता है, तब फ्रूट बनता है। बट अगर ऐसा नहीं हो, अंदर मेल गैमेट आया ही नहीं, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ ही नहीं, जाइगोट बना ही नहीं, उसके बिना ही अंदर कोई डिप्लॉइड सेल है जिसने अपने आप को घोषित कर दिया कि अरे मैं ही जाइगोट हूं, मैं ही एम्ब्रियो बना रहा हूं, तुम तो फ्रूट बना दो। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, ऐसे केस में फ्रूट डायरेक्टली बनता हुआ देखना है और फ्रूट को कहना है हमें कि ये फ्रूट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। आज की डेट में पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बनाए जाते हैं, इनमें कोई सीड वीड नहीं आती। विदाउट सीड अगर आपको फ्रूट आता दिखे तो आपको क्या कहना है उसे, आपको उसे कहना है पार्थिनोकार्पिक। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में एग्जांपल याद करेंगे बच्चे, टमाटो, याद करेंगे बनाना, और ये भी याद करेंगे यार कि एब्सिसिक एसिड जैसे डोरमेंसी में डालता है वैसे ही ऑक्सिन क्या करता है, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है। तो आपको पार्थिनोकार्पी करवानी हो, आप चाहते हो कि आपके जो फ्रूट्स हैं वो सीडलेस आए, तो आप क्या करो, ऑक्सिन का यूज करो, ऑक्सिन का उपयोग करो, ठीक है बच्चे, ये बात मुझे ध्यान रखनी है। अब देख, फ्रूट के 3 पार्ट्स होते हैं, मुझे पहले से बताया गया है कि मेरे पास पेरिकार्प होती है, और ये पेरिकार्प अपने आप को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है।
सबसे बाहर वाला एपिकार्प, फिर मीजोकार्प, और फिर सबसे अंदर वाला एंडोकार्प। और ये तीनों चीजें मिलकर ही मेरा फ्रूट बनाते हैं। तो यहाँ भी देख मुझे दिखाई देगा कि ये जो हिस्सा है ये एक्चुअली मेरा ओवरी का हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है तुझे दिख रहा है कि हिस्सा हम एप्पल में खाते नहीं। एप्पल में यूजुअली हम ये वाला पोर्शन कंज्यूम करते हैं, और ये वाला पोर्शन क्या है, थैलेमस है। मतलब एडिबल पोर्शन तो ओवरी ना होते हुए क्या हो गया, थैलेमस हो गया। और यहाँ पर ये जो बाहर का पोर्शन दिख रहा है तुझे, ये एपिकार्प है, ये मीजोकार्प है, और ये क्रंची क्रंची सा एंडोकार्प है जिसके अंदर सीड मिलेगी, जिसके अंदर सीड मिलेगी। ऐसे ये देख, ये क्या है, ये स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी तो वो एप्पल हो गया, ये स्ट्रॉबेरी। इनके अलावा कैश्यू भी पार्थिनोकार्पिक होता है। यहाँ क्या दिखेगा, सॉरी, इसके अलावा कैश्यू भी क्या होता है, फॉल्स फ्रूट होता है। तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू फॉल्स फ्रूट्स है। अब यहाँ क्या मिलेगा बच्चे, देख यहाँ पर भी थैलेमस खाएंगे अपन, थैलेमस खाएंगे। बाहर ही बाहर तुझे एकीन दिख रहा है, तो एकीन इसकी ओवरी के कारण डेवलप हुआ है। ठीक है, कैसा है, ड्राई इंडेहिसेंट टाइप का फ्रूट है। तो एकीन मैं जानती हूँ, इटेरियो ऑफ एकीन वगैरह मैंने तुम्हें पढ़ाया है ये बात एग्रीगेट फ्रूट्स में, तो वहीं से ये डेवलप हुआ है। ठीक, तो ऐसे हम मॉर्फोलॉजी से रिलेट करके पढ़ते हैं। और फाइनली यहाँ हम आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस का क्या मतलब है, एपोमिक्सिस का मतलब है कि भैया एक ऐसा रिप्रोडक्शन जो एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, बट क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करेगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों मिमिक करेगा, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ बच्चे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड में बनता है, यानी कि सीड, यहां पर सीड बन जाती है, और वो भी कैसे, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बिना फर्टिलाइजेशन करे अगर सीड बन गई तो तुम क्या कहना, तो तुम कहना कि हुआ है एपोमिक्सिस। तो तुम क्या कहोगे, हुआ है एपोमिक्सिस। सो एपोमिक्सिस इज फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन। मतलब जाइगोट तो रहेगा, जाइगोट तो रहेगा, तो यहाँ जाइगोट तो बनेगा पर बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा। इन द सेंस फीमेल स्ट्रक्चर का कोई एक सेल जाइगोट में चेंज कर ले अपने आप को, बाहर से मेल गैमेट के आने का वेट ना करे, या फिर तुम एग बनाओ तो वही डायरेक्टली डिप्लॉइड बनाओ, हैप्लॉइड एग ही ना बनाओ। तो ऐसा कुछ अगर तुम करते हो कि डिप्लॉइड एग बनाए हो, ऐसा अगर तुम करते हो कि न्यूसेलर के सेल्स को जाइगोट में कन्वर्ट करा देते हो, तो इस केस में बाहर तो सिग्नल चला जाएगा कि 2n सेल आ गया है, चलो 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 सीड बनाओ, और सीड बन जाएगी। और अगर सीड बन गई तो प्रोसेस कहलाएगा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस वैसे कहीं काम आ सकता है, कहाँ आ सकता है, जब तुम अपने कैरेक्टर्स को सेग्रीगेट ना करना चाहो। तो अगर मुझे पता चल जाए ना एपोमिक्टिक जीन, तो मैं काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट हाइब्रिड प्लांट्स को एपोमिक्टिक में चेंज कर लूंगी, क्योंकि हाइब्रिड्स में ना कैरेक्टर लॉस का चांस होता है कि अगली बार वो सेम कैरेक्टर रहे ना रहे, और हाइब्रिड बनाने में पैसा बहुत खर्च होता है। तो मैंने अगर एक साल बड़ी मेहनत करके इन दो प्लांट से एक हाइब्रिड प्लांट ऑब्टेन किया, इसकी सीड बनेगी तो कैरेक्टर लॉस होने का चांस था, क्योंकि सीड बनते टाइम फिर क्रॉसिंग ओवर हो जाता, कैरेक्टर लॉस हो सकता था। बट अगर मैं इसकी सीड एपोमिक्टिक सीड में चेंज कर दूं, इसकी सीड एक एपोमिक्टिक सीड हो जाए, तो ये मेरा हाइब्रिड अब मैं हर साल नहीं बनवाऊंगी, इतना मेहनत मुझे हर साल नहीं करनी पड़ेगी, मैं सालों साल इस सीड को फिर यूज कर सकती हूँ। तो ये मेरे बहुत पैसे बचाएगा और फार्मर बहुत खुश हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आजकल हम इस पर भी रिसर्च कर रहे हैं। और लास्ट में बच्चे तुमको ये याद रखना है कि एपोमिक्सिस होता कहाँ दिखेगा। एपोमिक्सिस होता हुआ दिखेगा बेटा इन ग्रासेस एंड एस्टेरेसी फैमिली। तो तुम देखो, तुम ये जानते हो एस्टेरेसी यानी कॉम्पोजिटी, ठीक है, यानी सनफ्लावर की फैमिली, तो वो मोस्ट एडवांस डाइकॉट फैमिली है। ग्रासेस की फैमिली यानी पोएसी मोनोकॉट की फैमिली है जो बहुत एडवांस्ड है। तो ऐसी एडवांस्ड फैमिलीज में, रीसेंट फैमिलीज में ये कैरेक्टर आ रहा है, मतलब नेचर फ्यूचर में शायद इसको अपनाना चाहेगी, क्योंकि रीसेंट कैरेक्टर्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं। इसी तरीके से देखो एक और चीज होती है जैसे कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ये देखने को मिलता है इन प्लांट्स लाइक मैंगो एंड सिट्रस, इन प्लांट्स लाइक मैंगो एंड सिट्रस। और इसमें क्या दिखता है, इसमें दिखता है एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो। आइडियली तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही फीमेल गैमेट था। जब एक ही फीमेल गैमेट एक मेल गैमेट से फ्यूज करे तो जाइगोट तो एक बनना चाहिए, जाइगोट एक बने तो एम्ब्रियो एक बनना चाहिए। पर ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है, मुझे एम्ब्रियो ज्यादा दिख रहे हैं। एम्ब्रियो ज्यादा दिखने के लिए क्या हुआ होगा, बाहर के कुछ सेल्स जो 2n थे वो अंदर आ गए होंगे, और उनने भी अपने आप को इस तरीके से एम्ब्रियो में चेंज कराना शुरू कर दिया होगा। तो एक ये नॉर्मल एम्ब्रियो तो बन ही रहा है बच्चे, जो मेरा फर्टिलाइजेशन से बना है ना, एक ये तो बन ही रहा है।
इसके अलावा ये एक्स्ट्रा भी बन गए। तो ये जितने भी बने हैं ना, इनको हम एक दूसरे का क्लोन कहेंगे, पर इसको नहीं, क्योंकि ये तो जाइगोटिक है ना, ये तो वेरिएशन लेकर आएगा, पर ये सब एक दूसरे के कॉपी होंगे। बट क्योंकि एम्ब्रियो एक से ज्यादा होंगे तो कंडीशन क्या कहलाएगी, कंडीशन कहलाएगी पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, कंडीशन कहलाएगी पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी में एक एम्ब्रियो तो जाइगोटिक होता है, बाकी सारे बाहर से आए हुए होते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से डायरेक्टली फीमेल पार्ट से आ जाते हैं। तो ये वाली चीज भी मुझे यहाँ पर याद करनी है। बहुत जरूरी टॉपिक है बच्चा, एकदम आखिरी में है, लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, बट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब करें क्या, आज की क्लास में ना हमने बहुत बेसिक बेसिक चीजें सुपरफिशियली पढ़कर पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करी, बट यही सारी चीजें हम बहुत इत्मीनान से, बहुत शांति से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम अपने ऐप पे पढ़ेंगे। हमारे ऐप पे हमने तीनों क्लासेस स्टार्ट कर ली हैं बच्चे। क्या क्या स्टार्ट कर लिए, उद्गम स्टार्ट हो चुका है क्लास 11th के लिए, तेजस हो चुका है 12th के लिए, और पराक्रम बैच स्टार्ट हो चुका है ड्रॉपर्स के लिए। इसमें आपको 2999 फीस रखी गई है। तो ये आपकी फीस रहेगी पूरे साल भर की, यानी नीट 2026 तक की। नीट 2026 तक हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, उसके बाद पूरा क्रैश कोर्स में फिर से रिवीजन कराएंगे, और साथ में आपके पूरे मॉक टेस्ट देंगे ऑल इंडिया लेवल पे, और उन टेस्ट पेपर्स का एनालाइज करके मेंटरशिप ग्रुप्स में आपके सारे डाउट डिस्कशंस और डीसीसी भी करेंगे। तो अगर आप सब चीजों का बेनिफिट लेना चाहते हो, आप हमारे साथ अपनी पढ़ाई करना चाहते हो, क्योंकि हर बैच में 100 स्टूडेंट्स की ही एंट्री है बच्चे, तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप इस सुपर 100 ग्रुप में पार्टिसिपेट करो, आपके टीचर्स का आपके साथ थ्रू आउट द ईयर 1-on-1 इंटरेक्शन रहे, आप सारे डाउट्स पर्सनली डिस्कस कर पाओ, तो बिना देर किए गूगल लिंक से गूगल फॉर्म भर के इस बैच के लिए एनरोल कर लो। टीम की तरफ से तुम्हारे पास कॉल आएगा। अगर तुम्हें लगता है 2999 जितनी फीस हम नहीं दे सकते, हमारी घर की इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो टीम को कनेक्ट करो। हम तुम्हें ये ऐप, तुम्हें ये कोर्स फ्री में भी प्रोवाइड करने को तैयार है। बस तुम्हारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे तो करना ही करना है। जिसके अंदर वो जज्बा है ना, टीम और डिजिटल तुम्हारे साथ है, बिल्कुल तुम उस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना। अब आगे करते हैं बात। देखो, आज भी जो हमने पढ़ा ना, उसके बाद अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अब शांति से इत्मीनान से अपनी एनसीईआरटी थॉरली रिवाइज करनी है। वंस यू रिवाइज इट, वापस आना। वापस आने के बाद बच्चे मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में इन सब का जवाब देकर जाना कि इनका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तुम मुझे इनका आंसर दोगे, मैं करेक्ट आंसर तुम्हारे लिए बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ कंट्रोवर्सी लगी तुम्हें नहीं समझ आया, तो मैं सेपरेट शॉर्ट्स बना के तुम्हें ये समझा दूंगी, वरना हम एप्लीकेशन पे जब पढ़ेंगे तब तो मैं एक एक क्वेश्चन खुद से ही कराऊंगी। यहाँ टाइम लिमिटेशन होने के कारण नहीं कराया है। ठीक है, इस बात को बस ध्यान रखना। तो ये कुल मिलाकर बच्चे 6 क्वेश्चन है, इनको तुम अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या समझ आया और कहाँ दिक्कत आ रही है। बची हुई चीजें हम जब थरली वापस से अपना बैच स्टार्ट होने पर ऐप पे कर रहे हैं, तो वहां तो हम पूरा डिटेल में ही कर रहे हैं, वहां हर क्वेश्चन मैं खुद करा रही हूँ और सारे क्वेश्चंस खुद से डिस्कस भी करूंगी। तो तुम अगर उसके साथ जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ जाओ, वरना हमारा इस चैप्टर का सफर यहीं तक था। इस सीरीज में, इस चैप्टर में हमें इतनी ही चीजें कवर करनी थी, क्योंकि हम इतना ही कर पाते। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ कभी और। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।